बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 साइंस और बायोलॉजी का जो तीसरा लेक्चर है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को शुरू करने से पहले कुछ जनरल बातें मैं जो है इसी हवाले से बताना चाहता हूँ आपको कि जो साइंटिफिक मेथड है इसकी एप्लीकेशन क्या है। साइंस के हवाले से देखें तो कहाँ पे इसकी वैल्यू है। तो आप देखते हैं कि जितनी साइंस का नॉलेज है हमारे पास आज, वो सारा जो है वो ऐसा नहीं है कि जो सिंपली बातें जो है वो बुक्स में लिखी होती हैं या उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं होती। ये जितना नॉलेज हमारे पास आता है ये एक प्रोसेस से गुजर के आता है। एक पूरा जो है इसमें से कह लें कि इस पर पूरी रिसर्च होती है, फिर जाके हम इसको पढ़ते हैं, मीटू से ये हमारे तक पहुंचता है, ये आगे जो है ये शेयर किया जाता है। तो दुनिया का जितना साइंटिफिक नॉलेज है वो हम तक जो आया है या जो जिस फील्ड का बंदा है वहाँ तक जो वो नॉलेज जा रहा है वो साइंटिफिक मेथड से होके ही गुजरता है। इट्स मीन कि ये एक ऐसा तरीका है जो कि रिसर्च पे मबनी होता है। मीन टू से कि रिसर्च जो है वो इसी मेथड को फॉलो करके की जाती है और उससे फिर जो है वो नॉलेज हमारे पास आता है। नॉलेज आएगा या कोई कह रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट हो सकती है या कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो भी सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली क्या है, साइंटिफिक मेथड है। इसी तरह हम देखते हैं मेडिकल साइंसेज में इतनी जो है एडवांसमेंट है, नई नई जो है कह रहे हैं कि टेक्निक्स आ गई हैं, नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, नई मशीनरीज आ गई है। वो सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, एक रिसर्च से होके आई हैं, वहाँ पे साइंटिफिक मेथड काम कर रहा है। और बाकी जितनी फील्ड्स हैं, बायोलॉजी के अलावा बात करें, वहाँ भी साइंटिफिक मेथड ही इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज़ उसको कह रहे कि प्रूव करने के लिए हमें एक मेथड यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। तो इट्स मीन ये साइंटिफिक रिसर्च की बेस है, फाउंडेशन है। साइंटिफिक रिसर्च विदाउट साइंटिफिक मेथड इज़ नथिंग। कि आप साइंटिफिक रिसर्च जो है साइंटिफिक मेथड के बगैर नहीं कर सकते। तो ये इसकी वैल्यू है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। जो साइंटिफिक मेथड है उसको डिफाइन कैसे करेंगे, आपकी बुक में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन उस डेफिनेशन को मैं यहाँ पे नहीं आपको बताने वाला, बल्कि एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो आप कर लें। अगर आपको इजी लगती है बुक वाली डेफिनेशन तो वो कर सकते हैं। तो जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है, द मेथड विच इज़ यूज टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। कि वो मेथड जो किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करे वो साइंटिफिक मेथड कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड है कि वो मेथड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल मेथड कहलाएगा। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि वो प्रॉब्लम जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएटेड है वो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होगा वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। कि साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये सारे स्टेप्स जो हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है और एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो पहला है रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम की पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। तीसरा जो है वो हाइपोथेसिस। फोर्थ वन डिटेक्शन है, एक्सपेरिमेंट है फिफ्थ, और लास्ट जो है वो रिजल्ट्स है। तो पहला जो स्टेप है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी प्रॉब्लम की क्या हमने पहचान करनी होती है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो सबसे पहले बात यह है कि जो प्रॉब्लम होती है वो किस तरह हमारे पास आती है, उसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई स्पेसिफिक इशू या फिनोमेना हो सकता है कि जो कि कोई साइंसदान क्या है उस पर काम करना चाहता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। एक चीज़ ये है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें सच प्रॉब्लम ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम इन द बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। कि या तो कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब किसी फिनोमिना के अबाउट या स्पेसिफिक इशू के अबाउट कोई क्वेश्चन है और उसके अबाउट जो है अभी तक कोई कहने कि अभी नॉलेज नहीं है हमारे पास, तो वो एक कहने कि रिसर्च हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई। इस तरह या वो किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ सकता है। वो कैसे आएगा, तो कोई बायोलॉजिस्ट है, तो जैसे बायोलॉजी का स्टूडेंट है या कोई रिसर्च करने वाला कह लें, कोई स्कॉलर है या कोई और कह लें कि बायोलॉजी से रिलेटेड पर्सन है,
तो वो क्या है, वो स्टडी कर रहा है, कुछ कह लें कि साइंटिफिक रिसर्च उसको स्टडी कर रहा है। तो उसके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है ये चीज़ ओके है, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वहाँ पे अभी कह लें कि डिस्कवर होने वाली हैं या उस पर काम होने वाला है। तो वो बेसिकली रिसर्च गैप कहलाता है। तो वो वहाँ पे एक कह लें कि हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से यहाँ पे हम कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, तो वो एग्जांपल मैं आपको जो है डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे देखें दो प्लांट्स हैं। अब एक प्लांट जो है वो इतना ग्रो नहीं कर रहा और दूसरा जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो किसी बायोलॉजिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्लांट जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एक जो है वो कम कर रहा है। लेकिन उसमें ये भी उसे पता है कि जो प्लांट यहाँ पे एक कहने के हाइट में साइज में बड़ा है, उसका एरिया और है, उसका रीजन और है, और जो दूसरा प्लांट है उसका एरिया और है, उसकी रीजन जो है वो लोकेशन और है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि इसकी रीज़न क्या है। आखिर प्लांट्स तो सेम है, स्पीशीज सेम है, कंडीशंस हम कह रहे हैं कि उसमें कंडीशन भी तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन उसमें क्या है, रिसर्च करने वाली ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंस आ रहा है उसकी ग्रोथ में। तो ये बेसिकली क्या है, एक कहने के प्रॉब्लम है यहाँ पे जिस पे पूरी रिसर्च हो सकती है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, साइंटिफिक प्रॉब्लम हो गई, या उसको आइडेंटिफाई करना हो गया। तो क्या होगा, यू डेवलप अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो कि इन प्लांट्स की ग्रोथ में उनको ग्रो करवाने में जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैटर करते हैं। तो वो बेसिकली इस पर रिसर्च करेगा, वो जो बायोलॉजिस्ट होगा या जो साइंटिस्ट होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। इस तरह ये एक कहने के जो भी स्टेप्स हम पढ़ के आए हैं वो सारे हैं यहाँ पे। तो उसके बारे में कहने के थोड़ा थोड़ा बताया गया है। कहने के अगर डेफिनेशन या उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना हो तो वो देख लें आप। पहला जो हम पढ़ रहे थे कि साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे आइडेंटिफाई एंड डिफाइन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू इन्वेस्टिगेट, कि हम उसको डिफाइन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग द फिनोमेना, कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं इसमें। ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चार्ट। हाइपोथेसिस क्या है कि पॉसिबल एक्सप्लेनेशन या फिर प्रेडिक्शन हो सकती है। ये प्रेडिक्शन क्या है, मेक लॉजिकल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन दी हाइपोथेसिस, और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, उसको देखना, उसके अबाउट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, वो सारी क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन कहलाती है। तो जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसमें हम 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये सेंसेस आपको दिखाई गई हैं डायग्राम की मदद से। पहला है जी आई का इस्तेमाल करेंगे आप, अपनी जो बसीरत है, नज़र है, उसके ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। हेयरिंग है, साउंड से हमें पता चलता है, ऑब्जर्वेशन है ये। स्मेल करने से पता चलता है। टेस्ट है, टंग से जो है हमें पता चलेगा चीज़ों का। इसी तरह टच, किसी चीज़ को कहने के जो उसका टेक्सचर है किसी चीज़ का, वो हमें कैसे पता चलेगा, टच करने से पता चलेगा। टेस्ट है, इसी तरह आप किसी चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, कोई फूड मटेरियल है, कोई ड्रिंक है, तो वो आपको किससे पता चलेगा, वो इस सेंस से पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑब्जर्वेशन में आती हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन है वो दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो लेस एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव। इट्स मीन के क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे हमने वो रीजंस देखनी है कि ऐसा क्यों है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर लेस एक्यूरेट देन क्वांटिटेटिव, या इसके अपोजिट भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि दोनों में डिफरेंस लिखें। तो ये डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे ये कहने के छोटा सा बताया गया कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी मैयर, कि हम इसको मैयर नहीं कर सकते। जैसे कलर है, कोई कलर है, ये तो नहीं बता सकते ये कलर कितना है, उसकी कोई क्वांटिटी तो हम नहीं बता सकते। इसी तरह किसी चीज़ का टेक्सचर है तो वो भी हम नहीं बता सकते। अच्छा, उसके बाद क्या है क्वांटिटेटिव, ये मोर एक्यूरेट होता है, मैयरेबल होता है। इसको हम नंबर्स में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इसका डाटा जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से भी जो है ये क्या है,
ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया आपकी बुक में, जो कह रहे हैं कि किसी दरख्त के ऊपर जो बर्ड्स बैठे हैं उनकी नंबरिंग कितनी है, तो वो बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने हैं, उसको काउंट करेंगे तो हमारे नंबर आ जाएगा, तो ये मोर एक्यूरेट है। अच्छा, उसके बाद इनमें डिफरेंस है बेसिकली जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो डिफरेंस क्या है? पहला है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के नेचर की बात करें, कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर्स, ये नंबर के साथ आप इसको मेजर नहीं कर सकते। और इस दूसरी तरफ जो है ये नंबर में एक्सप्रेस हो सकता है। क्वांटिटेटिव जो है डाटा टाइप डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब हम वर्ड्स में बता सकते हैं, कोई नंबर या कोई वैल्यूज नहीं बता सकते। जो क्वांटिटेटिव है इसमें हम नंबर्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो लिख सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे किसी चीज़ का कलर, जैसे फ्लावर का कलर है, टेक्सचर ऑफ लीफ है। और दूसरी जाने क्वांटिटेटिव, जैसे अभी हमने बात की थी एग्जांपल की कि किसी दरख्त के ऊपर जो है वो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, इसी तरह और बेशुमार एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी, जो क्वालिटेटिव लेस एक्यूरेट होता है, क्वांटिटेटिव मोर एक्यूरेट होता है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि वेरिएबिलिटी मे वेरी फ्रॉम दी पर्सन टू पर्सन। क्वालिटेटिव जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जैसे कलर की बात करें तो अगर इंसान की ही बात करें तो हर इंसान जो होता है उसका कलर सेम तो नहीं है, हर इंसान का कलर अपने हिसाब से होगा। तो ये क्या है, वो वेरी कर रहा है, कि कलर डिफरेंट उसमें जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें कि ये इनवेरिएबल एंड मेजरेबल होता है। क्वांटिटेटिव जो है लास्ट वन, ये हमारा पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के हवाले से। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट होता है ऑब्जर्वेशन का। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने से पहले मैं कुछ जनरल बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम की पहचान हुई, उसको आइडेंटिफाई किया, फिर हमने ऑब्जर्वेशन की। जब हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं हमारे पास डाटा आ जाता है, मालूमात आ जाती है, उस मालूमात की बेस पे हम कुछ स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, वो जो स्टेटमेंट है वो आर्जी होती है, वो अभी कहने के हतमी नहीं होती, वो अभी आर्जी है। तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है इसकी ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशन की हम टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। तो इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हाइपोथेसिस के बारे में अगर बात करें तो इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी खासियतें होनी चाहिए जब हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो उसमें पहला है इट इज़ अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, कि ये ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि प्रॉब्लम के हवाले से हमें आंसर देती हो, प्रॉब्लम के हवाले से हमें मालूमात देती हो। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, कि जो हमने मालूमात हासिल की है, ऑब्जर्वेशन की है, स्टेटमेंट भी उसी हवाले से ही होनी चाहिए, उसके साथ मैच करती हो। अच्छा, उसके बाद है इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, कि हम इसको टेस्ट भी कर सकें। ये नहीं कि जस्ट हम उस पर स्टेटमेंट तो दे दें लेकिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना कर सकें, तो फिर ये कोई अच्छा हाइपोथेसिस नहीं है या उस पर काम नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट क्या है, देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, कि उस पर इतनी कह लें कि लचक होनी चाहिए या इतना मार्जिन होना चाहिए कि हम उसको डिस्प्रूव कर सकें, उसको जो है हम क्या है फॉल्स जो है वो कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इस पर होनी चाहिए। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, किसी हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस की एक एग्जांपल बताई गई है, जैसे लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंट ग्रोथ इन अ प्लांट आर कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। कहता है कि एक प्लांट है उसमें जो है डिस्कलरेशन हो गई है, मतलब उसका जो नेचुरल कलर था वो ख़त्म हो रहा है। और दूसरा क्या है, उसकी ग्रोथ जो है वो क्या हो रही है, वो भी रुक रही है। ठीक है, स्टंट हो रही है, स्टॉप हो रही है, या क्या नेगेटिव हो रही है। तो ये कहने के हमारे पास हाइपोथेसिस है। अब इसमें कहता है कि ऐसा क्यों होता है, काज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल, कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उस ज़मीन के अंदर जो है आयरन की कमी हो गई है।
अब हमें एक जहन में बात आ गई कि ये जो सारी चीज़ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आयरन के ऊपर। मतलब एक हमें स्टेटमेंट दे दी कि जो इसकी ग्रोथ है, जो इसके कलरेशन है, वो सारी किस पे डिपेंड कर रही है, आयरन पे कर रही है। तो अब हमें ये चीज़ आगे जाके प्रूव भी करनी है। इसमें हम सबसे पहले अब हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। तो हाइपोथेसिस कैसे बनेगा देखते हैं। हाइपोथेसिस में बेसिकली क्या बोलेंगे कि लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंट ग्रोथ इन अ प्लांट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। कि जो लीफ है उसका कलर चेंज हो रहा है और उसकी ग्रोथ जो है वो रुक रही है प्लांट की, तो वो किसकी वजह से हो रही है, आयरन की कमी की वजह से हो रही है, हमारा हाइपोथेसिस है। इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो बेसिकली क्या होगा, वो डिडक्शन होगा। डिडक्शन के अंदर हम दो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इफ़ एंड देन। इफ़ और देन की टर्म्स हम यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली डिडक्शन क्या होती हैं, लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के लॉजिकल रिजल्ट्स क्या हैं कि हम सोच समझ के कोई स्टेटमेंट, कोई रिजल्ट निकाल रहे हैं, बेसिकली सोच समझ के वो बात करें, या हमारा दिमाग जो है वो माइंड कह रहा है कि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, लॉजिक दे रहे हैं, उसके साथ उसकी रीज़न बता रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है, लॉजिकल रिजल्ट्स होता है। वो कहाँ से आ रहा है, वो हाइपोथेसिस के थ्रू आ रहा है, उसकी बेस पे आ रहा है। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस कॉल्ड डिडक्शंस। और इसमें हम दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इफ़ देन। जब भी हम डिडक्शन बनाएंगे तो उसमें इफ़ देन का लफ्ज़ लाजमी आएगा। अच्छा, मतलब जब भी डिडक्शन बनती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से के स्टार्ट में इफ़ आता है और अगले हिस्से के स्टार्ट में कह लें देन आता है। ये बेसिकली यहाँ पे इस तरह हम डिडक्शन बनाते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, हमारे पास क्या था कि कोई प्लांट है, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है, इसी तरह उसका कलर चेंज हो रहा है, डिस्कलरेशन हो रही है, तो वो आयरन की कमी की वजह से हो रही है। ये हमारा हाइपोथेसिस था। अब यहाँ पे जो डिडक्शन बनेगी वो क्या होगी कि अगर आयरन जो है वो आयरन की कमी जो है वो प्लांट की ग्रोथ और उसकी डिस्कलरेशन में रोल प्ले करी है, तो आयरन अगर दिया जाए किसी प्लांट को तो क्या होना चाहिए, उसकी ग्रोथ और लीव्स का जो कलर है वो बेहतर होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, डिडक्शन बन गई। इफ़ और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, देन। इफ़, ये हमारे पास इफ़ हो गया और यहाँ पे ये देन। इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज काजिंग दिस सिम्टम्स, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इम्प्रूव द कलर ऑफ लीफ एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। कि वहाँ पे प्लांट ग्रोथ जो है वो प्रमोट होगी। ये यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। जैसे इस जगह पे क्या था कि आयरन की कमी थी, इसका कलर देखें ज़रा, कलर चेंज है, वो ग्रोथ नहीं हो रही नॉर्मली। लेकिन दूसरी जानब क्या है, हमारे पास जो है आयरन हमने दिया और रिजल्ट में क्या हुआ कि उसकी ग्रोथ बेहतर हो गई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। जैसा कि हमने डिडक्शन में डिस्कस किया कि जो डिडक्शंस होती हैं वो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग्स होती हैं, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं उन डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट है उसके रिजल्ट में क्या है कि जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस जो रिजेक्ट होगा वो फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, और उसके बाद जो प्रूव हो जाएगा, जो ट्रू होगा हाइपोथेसिस, उस पर फर्दर जो है साइंटिस्ट क्या करते हैं, नई डिडक्शंस बनाते हैं। तो इसमें सारा जो रोल है वो किसका है, एक्सपेरिमेंट्स का रोल है। अब होता क्या है कि जो हमारे पास एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होता है उस पर क्या होगा, मज़ीद जो है एक्सपेरिमेंट्स होंगे और जो हाइपोथेसिस की करेक्टनेस है वो कंफर्म हो जाएगी, वो बेसिकली क्या है, प्रूव हो जाएगी। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, उसमें एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। इन दोनों में डिफरेंस आपने समझना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसा कि हमने चेक करना है प्लांट्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है, उसके बगैर, कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो एक तरफ जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और दूसरी जानब जो है कंट्रोल ग्रुप है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है वो सुने, उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है ये ऐसा ग्रुप है जिसमें हम जो है कंडीशंस चेंज कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं या कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली वो ग्रुप जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंटल कहलाएगा, और वो कह लें कि मॉडिफाइड होगा, या उसमें हम चेंजेस करेंगे, उसमें कंडीशन चेंज करेंगे या कोई चीज़ें ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो हमारे पास एक नॉर्मल ग्रुप होता है, वो नेचुरल होता है। जो नेचुरल कह लें कि
जो कंडीशंस होंगी सारी वही होती हैं कंट्रोल ग्रुप के अंदर। तो इन दो ग्रुप्स बनाने का मकसद क्या है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो इनके जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम दोनों ग्रुप्स के क्या करते हैं, रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। उस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि आया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि कंडीशन चेंज करने की वजह से क्या डिफरेंस आया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया। उसमें क्या करेंगे, प्लांट को ऑक्सीजन जो सॉरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, और बाकी जो कंडीशन होगी वो सेम रहेंगी, वो एज इट इज़ रहेंगी। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है। और दूसरे ग्रुप में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जाएगी, जो दूसरी चीज़ें हैं यानी कि कंडीशंस वो सेम रहेंगी, लाइट वाटर टेम्परेचर एज इट इज़ होगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, उसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो ये था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों में डिफरेंस, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है रिजल्ट्स। सारे स्टेप्स करने के बाद एक्सपेरिमेंट जब हो जाता है उसके बाद रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। अब वो जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, ठीक है। वो स्टैटिस्टिकल होते हैं, मतलब स्टैट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं हम, बेसिकली जो है उसमें एनालिसिस करते हैं, मुख्तलिफ किस्म का डाटा आ जाता है, हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिर उन वैल्यूज़ को डिफरेंट तरीक़ों से हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उन वैल्यूज़ को हम टेबल की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में जो है शो कर रहे होते हैं। तो ये सारा क्या है, रिजल्ट्स के अंदर आता है। अच्छा, इसमें क्या है कि जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें जो साइंटिस्ट है, जो काम कर रहा है बंदा, वो सारे रेफरेंस भी उसमें ऐड करेगा। रेफरेंस से मुराद क्या है कि उसने ये जो डाटा है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट की है, वो सारी चीज़ें भी बताना पड़ती हैं, वो रेफरेंस देना पड़ता है। ये बेसिकली क्या है, ये रूल है। अगर कोई ये रूल फॉलो नहीं करता तो उसका जो नेक्स्ट जो रिसर्च वर्क है वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो इसको फॉलो करना पड़ता है, साथ रेफरेंसेस बताने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद यह है कि जो सारा काम है उसको पब्लिश किया जाता है किसी साइंटिफिक जर्नल में या किसी बुक के अंदर, उसको पब्लिश करवाया जाता है। और उसके बाद जब अप्रूव होता है तो फिर वो फर्दर शेयर किया जाता है नेक्स्ट जो दूसरे लोग हैं उनके पास ये पहुँचता है, फिर वो उसको स्टडी करते हैं। और उसके बाद अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो क्या लें कि चेंज की जा सकती है या उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो उसके बाद जो है उस रिसर्चर को बताया जाता है या रिपोर्ट किया जाता है। इस तरह फॉर दिस पर्पस दी क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट एंड गिव प्रेजेंटेशन, कि जिसने रिसर्च किया वो क्या करेगा, साइंटिफिक रिपोर्ट बनाएगा और उस पर प्रेजेंटेशन देगा। और वो प्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स और सेमिनार्स में जो है वो बेसिकली दी जाती है वहाँ पे। तो ये डायग्राम्स है, ज़रा देखें इसमें। जैसे ये है, सबसे पहले हमने स्टैट्स की बात की थी, ग्राफ्स के थ्रू जो है हम सारी चीज़ें बता रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसमें दिखा रहे हैं। एक्नॉलेज सोर्सेज का मतलब होता है कि आप रेफरेंसेस बताएंगे कि ये डाटा, ये मालूमात कहाँ से ली है, कौन सी आर्टिकल से ली है, कौन सी बुक से उठाई है, वो सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं यहाँ पे। और पब्लिश करना है उसको किसी जर्नल में जो है पब्लिश करवाना है या किसी बुक में, इस तरह उसको शेयर करना है, लोगों तक वो बात पहुँचानी है। उसको पहुँचाने का मकसद क्या है कि नई चीज़ लोगों के सामने आएगी और जो फील्ड के लोग हैं वो उसको फर्दर कह लें कि इम्प्रूव भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस भी की जा सकती हैं, उससे ये फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इसके बाद हमारे पास की पॉइंट्स हैं जी। जो है एक्सपेरिमेंट क्या करता है, हमें हेल्प करता है प्रूविंग एंड डिसप्रूविंग हाइपोथेसिस। कंट्रोल ग्रुप यूज फॉर कंपैरिजन के काम आता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। रिजल्ट्स आर एनालाइज्ड केयरफुली टू रीच कंक्लूजन, के रिजल्ट्स को बड़े केयरफुली देखा जाता है ताकि उससे जो है हम कोई ना कोई नतीज निकाल सकें। साइंटिफिक फाइंडिंग्स आर शेयर फॉर दी बेनिफिट ऑफ ऑल, और ये फाइंडिंग्स शेयर की जाती हैं ताकि सारे इससे फ़ायदा उठा सकें। इससे क्या है, नॉलेज जो है वो मज़ीद आगे बढ़े। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, और ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, आपको जो है वो बता दिया कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।